नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। न्यूज नाइट के इस अंक में हम आपको अयोध्या भी लेकर चलेंगे, जहां हमारे सहयोगी आर्येंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। साथ ही साथ आज की तमाम हलचलों को वो समेटकर हमारे सामने हाजिर हैं। उनसे जानेंगे वहां का हाल, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे देश और विदेश की दूसरी अहम खबरें भी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कार्य व्यवस्था पर भारत और यूरोपीय आयोग के बीच समझौता ज्ञापन को दी मंजूरी। चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में नीदरलैंड, इक्वाडोर और डोमिनिकन गणराज्य से एमओयू को भी स्वीकृति। केंद्रीय कैबिनेट ने 2 ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश को दी मंजूरी। 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को भी मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे होने पर लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, यात्रा लास्ट माइल डिलीवरी का सबसे अच्छा उदाहरण। व्यापक जन समर्थन मिलने के बाद 26 जनवरी तक चलने वाली यात्रा को फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट किए जारी। विभिन्न देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी। पीएम ने कहा, डाक टिकट ऐतिहासिक घटनाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का है माध्यम। अयोध्या में 7 दिनों तक होने वाले अनुष्ठान का आज तीसरा दिन। शास्त्रोक्त पूजन विधि से गर्भगृह में विराजमान हुए रामलला। प्राण प्रतिष्ठा के दिन केंद्र सरकार के कार्यालयों में रहेगी आधे दिन की छुट्टी। गुजरात के वडोदरा की एक झील में बच्चों को ले जा रही एक नाव पलटी, कई हताहत। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के चौथे समन पर भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे ने थामी सड़क, रेल और हवा यातायात की रफ्तार। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुछ दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं। और एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत नागर विमानन परिदृश्य में एक चमकता सितारा। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब बात करेंगे श्री राम के अयोध्या की। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। और अब हम सीधे रुख करेंगे, चलेंगे अयोध्या धाम, जहां हमारे सहयोगी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर आर्येंद्र प्रताप मौजूद हैं। विशेष कार्यक्रम तैयार, अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम के साथ। आर्येंद्र, बहुत बहुत नमस्कार और जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, धन्यवाद और जय श्री राम आपके लिए और सभी दर्शकों के लिए। निश्चित तौर से ये अपने आप में अद्भुत
अकल्पनीय एक तरीके से दृश्य है, यहाँ पर विशालतम दृश्य है और कहा जा सकता है कि जिस जिम्मेदारी का निर्वहन कुछ दिन पहले आप कर रहे थे उसकी जिम्मेदारी अब मुझे मिली है। तो अयोध्या नए रूप रंग में यहाँ दिखाई पड़ रही है। इस वक्त सरयू नदी के तट से विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है और किस तरीके से यहाँ पर लेजर लाइट का शो चलने की बात हो या और प्रकार की दूधिया रोशनी में नहाया हुआ पूरा अवध नगरी हो, विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है। देश दुनिया भर से लोग लगातार आ रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले और यहाँ पर अपनी अर्जी लगाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं पे प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से भी लगातार कोशिश की जा रही है हर काम को सही तरीके से अंजाम देने को लेकर। लेकिन भक्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो लगातार लोगों का एक तरीके से धैर्य की परीक्षा कही जा सकती है, क्योंकि 22 तारीख का किसी को इंतजार नहीं हो रहा है। अयोध्या वासी हों, प्रदेशवासी हों या देशवासी हों, बड़ी संख्या में लोगों को अब इंतजार है, उत्साह इस बात का है कि आखिर वो दिन जल्दी आए और भगवान के मूर्ति के दर्शन वो कर सके। विशेष अनुष्ठान इस वक्त चल रहा है अयोध्या में 7 दिनों का, जिसका आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन विशेष प्रकार के अनुष्ठान भी किए गए। और हम सब जानते हैं कि 11 दिनों के अनुष्ठान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, यजमान के तौर पर वो भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। लेकिन तीसरे दिन अनुष्ठान को लेकर किस तरीके से अयोध्या में तमाम विधि विधान हुआ, क्योंकि गर्भगृह में जहां पर मूर्ति की भगवान की स्थापना होनी है वहां पर भगवान रामलला के बाल स्वरूप पहुंच गए हैं और उस जगह के मंडप की भी विशेष तौर से आज पूजा अर्चना की गई। तो तीसरे दिन के विशेष अनुष्ठान में क्या कुछ खास रहा उस पर हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जो ये बताएगी कि किस तरीके से तीसरे दिन के अनुष्ठान के बाद से बात आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है और मंडप हो या फिर वो मंच हो उसका शुद्धिकरण किया गया, वास्तु दोष की पूजा की गई। उसके बाद में मूर्ति स्नान के बाद में अब रामलला वहां पे पहुंच चुके हैं और जल्द ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। क्या कुछ है खास रिपोर्ट आज तीसरे दिन की अनुष्ठान को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट। 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले अयोध्या में विशेष अनुष्ठान चल रहा है। 16 जनवरी से अयोध्या में शुरू हुए विशेष अनुष्ठान का गुरुवार को तीसरा दिन है। तीसरे दिन नए मंदिर में बने गर्भगृह के मंडप में भगवान की मूर्ति का आगमन हो गया। तीसरे दिन गर्भगृह के मंडप और मूर्ति के मंच के शुद्धिकरण का अनुष्ठान किया गया तो वास्तु दोष की पूजा भी की गई। इसके बाद भगवान की मूर्ति का जलाधिवास और गंधाधिवास किया गया। जो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा से वैदिक रीति नीति है, विधियां हैं, उन विधियों के अनुसार भगवान का पूजन चल रहा है और बहुत ही श्रेष्ठ, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के श्रेष्ठतम मूर्धन्य विद्वान ब्राह्मण वो कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा हो रहा है। उसमें पंचदेव पूजा की प्रतिष्ठा होती है, पंच प्राणों की होती है, पंचभूतों की होती है, फिर वास होते हैं, कहीं अन्नाधिवास होता है, जलाधिवास होता है, फलाधिवास होता है। उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया प्रयास कर रहे हैं कि 100% उस विधि का पालन हो। रामलला की प्रतिष्ठा में किसी भी विधि, किसी भी क्रिया की, किसी भी वस्तु की कोई कमी न रह जाए। तीसरे दिन का अनुष्ठान दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुआ और रात करीब 9 बजे तक चला। शाम को भगवान की आरती भी हुई। भगवान श्री राम के नए बने मंदिर में जिस मंडप में, जिस मंच पे भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आज उस मंच पे भगवान की उस बाल स्वरूप प्रतिमा को पहुंचा दिया जाएगा और उस प्रतिमा को पहुंचाने से पहले उस मंडप का और उस मंच का एक तरीके से शुद्धिकरण होगा। उसके तहत वहां पे वास्तु दोष की पूजा भी की जाएगी और शुद्धिकरण के तहत तमाम जल धाराओं और दुग्ध धाराओं के साथ में भी उस मंडप का और उस मंच का शुद्धिकरण किया जाएगा। प्रतिमा को वहां मंच पे रखने से पहले प्रतिमा का भी एक तरीके से जलाधिवास किया जाएगा। उसके तहत देश भर की तमाम नदियों के साथ साथ जो महासागर से लाए गए जल हैं और सरयू नदी का जो जल है उसके साथ में वहां पे प्रतिमा का स्नान कराया जाएगा और सुगंधाधिवास भी कराया जाएगा। सुगंधाधिवास के तहत तमाम प्रकार की सुगंध के साथ मूर्ति का लेपन कहा जाए या उसका स्नान कहा जाए, वो भी कराया जाता है। 22 जनवरी तक होने वाले 7 दिन के विशेष अनुष्ठान में ट्रस्ट की ओर से नियुक्त यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ भाग ले रहे हैं तो देश के विद्वान, शास्त्री और आचार्यों के द्वारा इस अनुष्ठान को पूरा किया जा रहा है। सभी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होगा। अयोध्या से ऋतु वर्मा के साथ आर्यन प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज का दिन इस लिहाज से भी विशेष रहा कि किस तरीके से भगवान राम को लेकर विभिन्न देशों में, कहा जाए 20 से ज्यादा देशों में, जिस तरीके से भगवान राम से जुड़ी हुई डाक टिकट को जारी किया गया है, उसके संकलन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया गया। कह सकते हैं कि उस एल्बम को जारी किया है जो कि 20 से ज्यादा देशों के माध्यम से भगवान श्री राम और उनसे जुड़ी हुई तमाम स्मृतियों को लेकर जो डाक टिकट जारी किए गए हैं। और निश्चित तौर से ये दिखाता है कि भगवान श्री राम या प्रभु राम की अगर बात की जाए तो भौगोलिक रूप से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनको मानने वाले, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों की, आस्था रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। और शायद इसीलिए दुनिया के 20 से ज्यादा देशों अभी तक इस प्रकार के डाक टिकट को जारी कर चुके हैं। उन डाक टिकट की बात की जाए तो भगवान की उसमें मूर्ति की बात हो, उनकी चौपाइयों की बात हो या रामायण से जुड़े अन्य प्रसंगों के प्रतीकों के उसके डाक टिकट को उसमें शामिल किया गया है। तो कई प्रकार से महत्वपूर्ण है ये डाक टिकट का एल्बम, जो दिखाता है कि दुनिया भर में प्रभु श्री राम के अनुयायियों की कमी नहीं है और सभी को 22 जनवरी का इंतजार है दुनिया भर में, जब भगवान श्री राम अपने नए गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के साथ में सबको दर्शन देने के लिए मौजूद होंगे और सब लोग वहां पे पहुंचेंगे। तो दुनिया भर से इस प्रकार के तस्वीरें भी कहीं ना कहीं आ रही हैं और दुनिया के डाक टिकट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने जिसे आज जारी किया है वो बताता है कि एक वैश्विक स्तर पर भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वालों की संख्या में भी कमी नहीं है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। तो देश विदेश में भगवान श्री राम के श्रद्धालुओं के लिए भी प्रधानमंत्री ने एक तरीके से सीधे तौर से मंत्र दिया कि किस प्रकार से भगवान श्री राम आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक हैं, रास्ता दिखाते हैं और एक तरीके से राह दिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, लेकिन बहुत सी खबरें भी बाकी हैं, कहीं मत जाइए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर
दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। और ब्रेक के बाद अवधपुरी से चल रहे इस विशेष न्यूज नाइट के बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पूरी अयोध्या एक तरीके से आध्यात्म के भाव से सराबोर नजर आ रही है। अयोध्या की सैकड़ों महिलाएं आज सरयू नदी के किनारे रामघाट पहुंची और अवसास पूजा को उन्होंने आयोजित किया। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम से पहले इस पूजा का बड़ा मान्यता है, बहुत महत्व है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंच के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, इस मांगलिक कार्य से पहले अपनी भी एक तरीके से भाव उन्होंने समर्पित किए। किस प्रकार से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, देखिए उस पर एक खास रिपोर्ट। सरयू नदी के किनारे रामघाट पे आज यहाँ पर अवसान मैया दुर्दुरिया पूजन हो रहा है और अयोध्या और आसपास के इलाकों की तमाम महिलाएं आई हैं। देखिए ये पूजन किया जा रहा है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम जन भी इस प्रकार के पूजन के माध्यम से, ये तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये सुहागिन महिलाएं बैठ के तमाम प्रकार के अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं। मैम, क्या पूजा चल रही है यहाँ पे? ये अवसाना माई की दुर्दुरिया चल रही है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा की शुरुआत होती है तो हम लोग अवसाना माई की दुर्दुरिया करते हैं, उसके बाद हम लोग कोई कार्य शुरू करते हैं। मैम, आज ये क्या पूजा आप लोग कर रहे हैं? आज हम लोग सुहागिनों बैठा के अवसान मैया की पूजा करते हैं। ये सुहागिनें बैठ के करती हैं और माता जी का, गौरी जी की और ढेलकी रखी जाती है, जिनको सिंदूर से, घी से टीका जाता है और उनको फूल अच्छा चढ़ा जाता है। लैया, चना और गुड़ हम लोग प्रसाद में रखते हैं, मिठाई रखते हैं, सबको प्रसाद बांट देते हैं चढ़ा के। उसके बाद जो मेन महिला पूजन करती है वो भीख मांगती है। ये किसी शुभ काम के पहले या किसी मनोकामना के लिए रखा जाता है। हम लोगों का कई हजार सालों का जो भगवान राम जी का मंदिर भव्य बन के आया है, हमारे रामलला विराजमान होंगे, उन्हीं के लिए हम लोगों ने ये पूजा मानी थी और पूरी हुई। इसलिए अयोध्या की सारी माताएं पूजन करने आई हैं यहाँ पे। कितना खुश है मैम आप यहाँ पे आज?
जी मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा नाम मीरा राम दास तिवारी है। मेरी राम छावनी के अध्यक्ष जो नृत्य गोपाल दास जी, मैं उनके शिष्य हूँ और मैं बता नहीं सकती हूँ। कई हजार सालों की हम लोग की तपस्या पूरी हुई। बस ये लगता है कि हम लोग तो यहाँ खुशी मना रहे हैं, पूरे देशवासी क्या पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं सबसे एक ही कहेंगे कि जितना उमंग हम लोग यहाँ मना रहे हैं वो भी करें। और एक बार जोर से बोला जय जय श्री राम, सब नाच रहे हैं। देखिए कितने उमंग में घूम रहे हैं। नैना भीगे भीगे जाए कुछ समझ न पाए कहाँ भूल बिछा राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। क्या खुशी है मन में इस वक्त? सर बिना बाधा के जो 22 तारीख को जो मोदी जी आ रहे हैं वो बिना विघ्न बाधा के पूरा हो, वो इतना बड़ा कार्य, इसलिए हमारे मेयर जी ने जो है इन्होंने इसको आयोजन किया है बिना बाधा के। पूजा कर रहे हैं इसीलिए कि 22 तारीख का प्रोग्राम अच्छे सफल हो जाए, इसीलिए हम लोग पूजा का प्रोग्राम रखे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग त्योहार की तरह मना रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक तरीके से अयोध्या में किसी दीपावली के पर्व से कम नहीं है। अयोध्या की रहने वाली तमाम महिलाएं, जो महापौर हैं उनकी धर्म पत्नी भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम संभ्रांत परिवार के लोगों की परिवार यहाँ मौजूद हैं और हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, क्योंकि दीपावली से कम आज का ये मौका नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अवसान भगवान माता की जो पूजा की गई है और ये प्राण प्रतिष्ठा के तहत मंगल कार्यक्रमों से पहले जब आह्वान किया जाता है किसी मंगल कार्य के लिए तो उसके तहत थी। हजारों की संख्या में यहाँ पे घाट पे महिलाएं पहुंची और उन्होंने इस पूजा को किया है। हर कोई अपने ओर से शुभ काम से पहले अपनी अपनी अर्जी भगवान के दरबार में लगाने की कोशिश कर रहा है। अपने कैमरा सहयोगी मुंटी सिंह के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम से। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम प्रकार के पूजा पाठ विधान चल रहे हैं 22 जनवरी से पहले, और 7 दिन का विशेष अनुष्ठान भी अयोध्या में चल रहा है और उस अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। क्या कुछ महत्व है इस तीसरे दिन के अनुष्ठान का, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। आचार्य अरुण दीक्षित जी मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य अरुण दीक्षित जी उन 121 आचार्यों और शास्त्रियों की टीम में से हैं जो इस पूरे विधान की पूजा पद्धति को पूरा करा रही है और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज तीसरे दिन के अनुष्ठान का महत्व क्या है और क्या क्या विशेष पूजा हुई है आज, क्योंकि गर्भगृह में फिलहाल तस्वीरें अभी हमको नहीं पता, आप उस पूजा में शामिल थे, आप बेहतर बता पाएंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बहुत हर्ष का विषय है। आज सर्वप्रथम ये जो 2 दिन की संक्षिप्त पूजा, मूर्ति का संस्कार और प्रधान यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का प्रायश्चित संस्कार सरयू नदी पर हुआ, उसके बाद आज प्रमुख पूजाओं में सर्वप्रथम गर्भगृह में मूर्ति का पहुंचना था, जो कि मूर्ति पहुंच गई। उसके बाद वहां 121 ब्राह्मण पहुंच गए। काशी के बाहर के संपूर्ण भारतवर्ष से पधारे 121 विद्वान वहां पहुंचे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को निर्विघ्नता कराने के लिए भगवान गणेश का पूजन होता है, ये सभी को विदित है और सभी के घर में मंगल कार्य में ये पूजन होता है। तो उस गणेश और अंबिका का पूजन प्रारंभ हुआ। करीब 1:28 पर जो शुभ मुहूर्त दिया था, प्रधान संकल्प अनिल मिश्रा जी ने किया और उसमें उन्होंने संकल्प किया कि इस भारत राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए और जिन जिन लोगों ने इसमें अपना सहयोग किया है सबके कल्याण के लिए इस मूर्ति की प्रतिष्ठा मैं करने जा रहा हूं, इन सभी लोगों के सहयोग, ऐसा उन्होंने प्रधान संकल्प किया। उसके बाद गणेश पूजन हुआ, वरुण पूजन हुआ और फिर कार्य आगे बढ़ा। जी महाराज जी, सबके मन में कौतूहल इस बात को लेकर है कि भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की जो एक नई प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हम सबके लिए 22 तारीख के बाद में उपलब्ध होगी दर्शन के लिए, क्या वो मूर्ति उस मंडप तक पहुंची और उस मंडप का, उस मंच का क्या शुद्धिकरण हुआ? आज के विधान में मूर्ति का किस प्रकार से स्नान कराया गया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज मूर्ति को लेकर के अभी शाम को एक कार्यक्रम हुआ है जलाधिवास। दोपहर को जब मूर्ति बैठी थी, वहां आई थी, तो उसको जब अंदर प्रवेश कराना था तो उसमें किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक संस्कार नहीं था। वो इंजीनियरों का टेक्निकल सब प्रॉब्लम था या जो भी, उसके हिसाब से उन्होंने अपने सिस्टम से उसको वहाँ बिठाया है, क्योंकि आपको सबको पता ही है कि मूर्ति में काफ़ी वजन है। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ के इंजीनियरों ने कुशल
उसको अच्छे तरीके से वहां पर उस मंच पर पहुंचा दिया है, इतनी जानकारी है। अभी मूर्ति के संस्कार में शाम को भगवान को जलाधिवास बोलते हैं, तो उस प्रथम संस्कार में मूर्ति को जल में रखा जाता है। तो मूर्ति का प्रोक्षण हुआ, जल उनके चरण पर जल डाला गया और इस प्रकार आज का ये जलाधिवास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जी महाराज जी, जलाधिवास के साथ साथ आज सुगंध स्नान के बारे में भी जानकारी मिली है, कुछ और विधान भी है कि आज की पूजा में? आज के पूजन में अभी जलाधिवास के बाद केसर युक्त चंदन है, उससे भगवान का लेपन हुआ और उसको गंधाधिवास बोलते हैं। ये कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। उसके पहले हमने जो गणेश जी और अंबिका का जो पूजन किया था वो गर्भगृह के बाहर प्रांगण में किया था। तो वहाँ से पूरा पूजन करके 121 ब्राह्मण जो इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं उनको इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया, उसको वर्ण बोलते हैं, उनका वर्ण किया गया और उनको बतलाया गया कि आज के बाद 5 दिन आप जो है इस कार्य को करने के लिए अधिकृत हुए, आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है। उसमें चारों वेदों के ज्ञाता आए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उन चारों को उनके कार्य सौंपे गए और उसके बाद हम लोग उन सारे जो गणेशांबिका, वरुण जो कलश थे उनको ले करके मंगल ध्वनि करते हुए जहां हमारा ईशान्य कोण में, मंदिर के ईशान्य कोण में मंडप बना हुआ है जिसमें कुंड बने हुए हैं, वहां पर हम लोग पधारे। उसके बाद वास्तु पूजा हुई। जी महाराज जी, संक्षेप में कल कौन सा अनुष्ठान है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कल बहुत बड़ा अनुष्ठान है। कल तो मुख्य है, अग्निदेव प्रकट होंगे। कल सुबह का मुहूर्त है और कल प्रातः अग्नि मंथन जिसको बोलते हैं, अग्नि का संस्कार करेंगे और उस अग्नि मंथन को प्रकट करके हमारे इस प्रतिष्ठा के अंतर्गत 9 कुंड बनाए गए हैं जो कि भिन्न भिन्न आकार के हैं। उन 9 कुंडों में अग्नि वितरित की जाएगी और अग्नि वितरित करने के बाद नवग्रह को प्रसन्न करने के लिए नवग्रहों का होम होगा और भी जो अधिवासन है, धान्याधिवास है, केसर, इत्र के भगवान को इत्र का अधिवास करेंगे। तो ये सब कार्य कल आगे बढ़ेगा और मंडप में अन्य देवताओं को भी पीठ है, जैसे योगिनी है, क्षेत्रपाल है जी, ये सारे देवताओं का आगमन होगा इस यज्ञ की रक्षा के लिए, इस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। उनका पूजन कल प्रधान रूप से किया जाएगा। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे निवेदन पे आपने समय दिया और डीडी न्यूज के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को आपने जानकारी दी कि अनुष्ठान में विशेष तौर पे तीसरे दिन का क्या महत्व और किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में भी ये अनुष्ठान किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण है किस तरीके से 7 दिन का ये अनुष्ठान आगे बढ़ेगा और उसके बाद में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा का जो है वो एक तरीके से यहाँ पर स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी और सबको दर्शन करने के लिए उपलब्धता एक तरीके से नजर आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि न्यूज नाइट के इस विशेष बुलेटिन में हम लगातार अयोध्या धाम से, अवधपुरी से किस प्रकार से इन विहंगम तस्वीरों के माध्यम से तमाम खबरों को आप तक लगातार लेकर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में ही किस प्रकार से एक पूरे मिनी इंडिया या कहा जाए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और वो यहाँ पर अपने अपने तरीके से भगवान को यहाँ पर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और तैयारी पूरी तरीके से लगातार चल रही है कि आखिर कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। फिलहाल मैं आपसे यहाँ से अनुमति चाहूंगा और वापस हम चलते हैं दिल्ली अपने सहयोगी असीम मिश्रा के पास में जो अन्य खबरें आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दिल्ली से और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसके लिए हमारे सहयोगी असीम हमारे साथ में मौजूद है। ओवर टू यू असीम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरिंद्र इन तमाम खबरों को और रामनगरी अयोध्या धाम से इन तमाम खबरों को समेटकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज नाइट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। भोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? निकलिए। सिर्फ भोला, आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ। दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल को ईयू भारत व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इसकी आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार पर कार्य व्यवस्था को लेकर भारत सरकार और यूरोपीय आयोग के बीच 21 नवंबर 2023 को हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस एमओयू का मकसद उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर को बढ़ाने की दिशा में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग को और भी मजबूत करना है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने और पूरक शक्तियों का लाभ उठाने में G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस दोनों द्विपक्षीय सहयोग मदद करेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और नीदरलैंड, भारत और डोमिनिकन गणराज्य और भारत और इक्वाडोर के बीच आश्रय ज्ञापन यानी कि MOI को मंजूरी दी। इन देशों के नियामक प्राधिकरणों के बीच यह आश्रय ज्ञापन फार्मास्यूटिकल उपयोग के लिए कच्चा माल, जैविक उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों सहित फार्मा के संबंध में चिकित्सा उत्पादों के विनियमन की बेहतर समझ की सुविधा प्रदान करेगा। और ये जो विनियामक प्रथाएं हैं उनमें समावेश से भारत से दवाओं के निर्यात को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप फार्मा क्षेत्र में शिक्षित पेशेवरों के लिए बेहतर रोजगार के अवसरों के सृजन में सहायता प्रदान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चल रही घटिया नकली दवाओं के मुद्दों से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से विनियामक एजेंसियों के बीच बातचीत की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
अब हम आपको बताएंगे जो दूसरा अहम फैसला लिया गया। क्या कुछ फैसला लिया गया? कैबिनेट ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्केल पर लागू सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और केन्या के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। समझौता ज्ञापन का मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग और डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों को लागू करने में अनुभवों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों आधारित समाधानों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में G2G और B2G यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट दोनों द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। दूसरे अहम फैसले, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों यानी कि संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार के 1 पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुपालन में किया गया था। आयोग को अपने कार्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए इन नए सृजित पदों की आवश्यकता है। आयोग में अन्य सभी पद प्रदत्त शक्तियों के अनुसार पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। और जो दूसरा फैसला, आखिरी फैसला, वो ये कि कैबिनेट ने SECL और MPPGCL के संयुक्त उद्यम के जरिए 660 मेगावाट के ताप बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और MBPL के जरिए 2 गुना 800 मेगावाट का ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को इक्विटी निवेश की मंजूरी दे दी है। तो आज जो हमारा विशेष है वो यही है कि कैबिनेट के बड़े फैसले जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, वो तमाम फैसले और इन फैसलों के क्या कुछ मतलब हैं, आसान शब्दों में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा शिकरवार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपशिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और मैम, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फैसले हुए हैं कैबिनेट के, उसमें जो सबसे पहला फैसला भारत और EU के बीच जो हुआ है सेमीकंडक्टर को लेकर, ये पहले ही समझौते हो गए थे, आज उसको रेक्टिफाई किया गया। भारत और EU के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं वो कितनी और मजबूत होंगी और इससे फायदा भारत को आने वाले वर्षों में कितना होगा? धन्यवाद असीम। आपने देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों से भारत जो है खास एक फोकस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में और सेमीकंडक्टर में इस क्षेत्र में खास मेजर्स लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में। और पिछले वर्ष अगर आपको याद होगा कि हमने अमेरिका के साथ भी एक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के साथ ये समझौता किया था। तो अभी विश्व में अगर आप देखें अर्थव्यवस्था जो है और जिस तरह सारे देश जो हैं कोविड के बाद अपने सप्लाई चेन्स जो हैं उनको सिक्योर करने में लगे हैं। सेमीकंडक्टर्स का जो सप्लाई है वो कुछ ही देशों पर उस पर निर्भरता है और जिस तरह से आप हर देश अपना ग्रोथ जो है आने वाले सालों में देख रहा है, जिस तरह से वो अपना विकास करना चाहता है जी, उसमें हर चीज में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पड़ती है। छोटे से छोटी चीज को ले लें या बड़ी से बड़ी चीज, तो इस पर इसकी जरूरत और बढ़ेगी, डिमांड बहुत बढ़ेगी। तो किसी एक देश या 2 देश पर निर्भर ना होके हर देश ये कोशिश कर रहा है कि अपनी खुद की सप्लाई चेन्स बनाई जाए, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग बनाई जाए। भारत भी ये करने की कोशिश कर रहा है और डाइवर्सिफिकेशन जो आप देख रहे हैं कि हुआ है विश्व में कोविड के बाद, तो अमेरिका के साथ हमारा समझौता हुआ है, इसी तरह का एक समझौता है और हमने यूरोप के साथ ये समझौता किया है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसकी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान और दूसरा निवेश आने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैम, अगर इसको मैं बहुत ही आम शब्दों में आपसे जानना चाहूँ आम दर्शकों के लिए, क्योंकि हम सभी आजकल 4G और 5G के ज़माने में जी रहे हैं, सबके हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो ऐसे में जो आम लोग हैं, जो हमारे देश के 140 करोड़ की आबादी, इस फैसले से हर एक व्यक्ति पे किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह का प्रभाव पड़ता नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि आपके देश में अगर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार होता है, उसका उत्पादन होने लगता है, तो बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन, आपको उस हाईटेक जॉब क्रिएशन होगा।
दूसरा चीज है, हमने देखा था कोविड के बाद जो सप्लाई चेन्स में प्रॉब्लम आ गई थी, सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं मिल रहे थे, तो गाड़ियों में बहुत वेटिंग होने लगी थी। तो हर चीज में आज जो है एक चिप लगा हुआ है। तो चूंकि हमारी निर्भरता टेक्नोलॉजी पे इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो न सिर्फ फोन, लैपटॉप्स और बाकी भी जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है और भी जो क्षेत्र हैं जहां पे सेमीकंडक्टर चिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका सप्लाई आसान हो जाएगा। उनकी जो किल्लत जैसे हमने महसूस की थी कुछ वर्ष पहले, कुछ महीनों पहले, वो नहीं रहेगी। ऐसे में दीपशिखा मैम ये भी कि जिस तरह से आपने बताया कि अमेरिका के साथ पहले, EU के साथ हमने किया है, ऐसे में ग्लोबल मार्केट में भारत कितना बड़ा प्लेयर अपने आप को इससे साबित कर पाएगा, कितना बड़ा प्लेयर अपने आप को दिखा पाएगा कि देखिए अब हमने हमारे जो इस सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हमारे जो संबंध हैं, जो सप्लाई चेन है, वो लगातार उसमें भी भारत एक अहम प्लेयर के तौर पर स्टैब्लिश अपने आप को कर पा रहा है। देखिए, ये जो समझौते हैं ये बहुत स्ट्रेटेजिक समझौते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अभी फॉक्सकॉन और HCL का अनाउंसमेंट आया है, दावोस में अश्विनी वैष्णव जी हैं मंत्री जो वहां पर हैं, और ये समझौता हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है फॉक्सकॉन HCL के साथ यहाँ पे लगाएगा। तो जो फोकस है और जिस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं, उसमें दिशा ये है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें। ओके। और उसके लिए हम किन देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनसे हमें टेक्नोलॉजी मिल सकती है और जहां से हमारे यहाँ निवेश आ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ ये किया गया है और यूरोप के साथ किया गया है। तो कोविड के बाद से जो एक जियोपॉलिटिकल जो एक ट्रांजिशन हुआ है, हर जो देश है वो अपने सप्लाई चेन को हटाना चाहता है। एक चीन पे जैसे बहुत ज्यादा निर्भरता हो गई थी, डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो भारत को एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन की तरह देखा जा रहा है निवेश के लिए, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जिस तरह ये समझौते जब हम कर रहे हैं, तो इसमें जो निवेशक हैं वहां पर उनको भी एक कंफर्ट फैक्टर मिलेगा, क्योंकि ये समझौता है सरकार और दोनों सरकारों के बीच में हुआ है। तो ये कंफर्ट लेवल भी मिलेगा, तो निवेशकों के लिए आसानी हो जाएगी। और भारत जिस तरह की नीतियां ला रहा है, तो इन नीतियों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में उसको उसका फायदा जो है वो और ज्यादा मिले। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हैं कि नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, और इसलिए जो China+1 की स्ट्रेटजी पे अभी तमाम कंपनियां काम कर रहे हैं कि इसके बाद ऑल्टरनेट कौन, तो भारत उस ऑल्टरनेट को फुलफिल करने की लगातार कोशिश कर रहा है, और लगातार जो निवेशक है वो भारत पर भरोसा कर रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। एक दूसरा सवाल मैम ये कि जिस तरह से एक और जो कैबिनेट फैसला हुआ है कि चिकित्सा उत्पाद जो मेडिकल डिवाइसेज हैं उसके क्षेत्र में भी भारत जो है वो नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य और इक्वाडोर के साथ भी एग्रीमेंट किया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इससे फार्मा क्षेत्र के जो लोग हैं उनको काफ़ी फायदा होगा। क्या कुछ इसका अगर आसान शब्दों में समझा जाए, क्या है ये फैसला? बिल्कुल, ये जो समझौते हुए हैं कि हमारा जो ड्रग रेगुलेशन है और उनके जो ड्रग रेगुलेशंस हैं, उनको किस तरह से हम आपस में उसमें अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे। तो उनके ड्रग रेगुलेटर और हमारे ड्रग रेगुलेटर्स के बीच में बातचीत रहेगी। तो हमारे देश में जो फार्मा कंपनीज हैं, मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज हैं, वो वहां निर्यात कर सकते हैं। हमने देखा है कि भारत जो है कोविड के बाद किस तरह से मास्क तक जो है जिस कमी हो गई थी N95, उसके बाद किस तरह से उसका निर्यात बहुत बढ़ाया गया। तो इसी तरह से डिवाइसेस और दवाइयां दोनों के क्षेत्र में हम निर्यात को इससे बहुत पुश मिलेगा। तो निजी क्षेत्र जो है हमारा फार्मा का उत्पादन जो कंपनियां हैं, उनको काफी इससे आसानी रहेगी वहां पे निर्यात करने में। बिल्कुल। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी भी आज की तारीख में भी मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड का जो सेंटर है फार्मा वर्ल्ड, उसमें भारत एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, और इस एग्रीमेंट के बाद से जो हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स हैं वो इन तमाम देशों को भी हम उपलब्ध कर पाएंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी। समय इतना ही मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग,
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आज बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ में बदल चुका है। अब लोग इसे गारंटी वाला रथ भी कह रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली ये गाड़ी अब अगले महीने भी जारी रहेगी। सरकार की प्रमुख योजनाओं को गारंटी के साथ लाभार्थियों तक पहुंचाने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान पीएम ने बताया कि यात्रा को देश भर के लोगों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। गांव-गांव से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे यहाँ आनी चाहिए। तो जब ये मुझे पता चल रहा है तो मैंने
सरकार के हमारे अफसरों से कहा है कि अब भाई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाओ, लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है, तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा और इसलिए शायद थोड़े दिन के बाद तय हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार का प्रयास है कि हर किसी को पोषण, स्वास्थ्य और इलाज की गारंटी मिले, हर परिवार को पक्का घर मिले और हर घर में गैस कनेक्शन, पानी, बिजली और शौचालय की सुविधा हो। स्वच्छता का दायरा और बड़ा हो, हर गली, हर मोहल्ला और हर परिवार उसमें शामिल हो, हर किसी के पास बैंक अकाउंट हो और स्वरोजगार में आगे बढ़ने का अवसर हो। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ में बदल चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता और कुशल प्रशासन के जरिए गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। ताजा रिपोर्ट कहती है कि हमारी सरकार के पिछले 9 वर्षों में, याद रखिए, पिछले 9 वर्षों में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में गरीबी कभी कम हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन भारत के गरीबों ने ये करके दिखाया है कि अगर गरीबों को साधन मिले, संसाधन मिले, तो वो गरीबी को परास्त कर सकते हैं। आजादी के दशकों बाद तक ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर समाज की मुश्किलों की चिंता की, उनका जीवन आसान बनाने को प्राथमिकता दी है। गवर्नमेंट पे इससे पहले हमको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाले नहीं थे सर। अभी गवर्नमेंट में हमारा नाम छपाया गया, बहुत खुश हो गए सर। आपके राज्य में इतना खुश हो गए हैं, हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं देख लीजिए। आज आपके सामने खड़े होकर बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला सर, उसमें मेरा सपना था। पहला मेरा बचपन से मकान मेरा बहुत कच्चा था और बचपन शादी हुई उसके बाद भी मकान मेरा कच्चा था, और मेरे को इतनी हेल्प मिल गई, उससे मैं अपना मकान में अच्छा बना सकी सर, और बहुत खुशी से, और मेरा परिवार भी हम खुशी से रह रहे हैं सर। उसमें किसान कार्ड बनवा के दिया है और पीएम किसान भी वो बना के दिया है, रजिस्ट्रेशन करके, और हो गया हमारे शेड्यूल ट्राइब वो सब भी बना के दिया है। और जो पैसा निकलने के लिए आने जाने में बैंक में दिकदार होता है, वो सब के लिए भी मैंने पैसा निकालने और भराने का काम भी करके दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले स्वयं सहायता समूह बनाना सिर्फ कागजों तक सीमित था, यह ज्यादातर नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने का माध्यम था। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा और लोन देने की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख किया। सरकार के 10 वर्षों के दौरान करीब 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है?
क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। आपका विश्वास हमारी शक्ति। आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी। आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। न्यू इंडिया की डिजिटल पहल अपनाइए न्यू इंडिया की यंग इंडिया डिजी हेल्थ पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। खबर गुजरात से है। गुजरात के वडोदरा में हरणी इलाके में मोटनाथ झील में स्कूली बच्चों से भरी नाव पलटने की घटना में बचाव दल ने झील में खोजबीन के दौरान 18 बच्चों को बचा लिया है और उन्हें इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में भेज दिया गया है, जबकि अन्य का इलाज सयाजी अस्पताल में चल रहा है। घायलों में 6 लोगों को इलाज के लिए सयाजी अस्पताल लाया गया है, जिसमें 4 टीचर और अन्य बच्चे हैं। घटना में 4 बच्चों की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक हरणी लेक जोन में न्यू सनराइज स्कूल के बच्चे एक नाव में सवार थे, तभी अचानक उनकी नाव पलट गई। और पीएम मोदी ने वडोदरा के हरणी इलाके में नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वडोदरा की हरणी झील में नाव पलटने से हुई जनहानि से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की ओर से भेजे गए समन को लगातार अनदेखी कर रहे हैं। ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए चौथी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था। हालांकि केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बात ठंड की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है। आने वाले दिनों में ठंड से निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और आप देख लेते हैं आज देश भर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को। आप देखिए खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। सोलापुर में प्रधानमंत्री लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। समुद्र में व्यापारी जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब मार्शल द्वीप के ध्वजांकित MV जैनको पिकार्डी ड्रोन हमले का शिकार हुआ। भारतीय नौसेना के मिशन में तैनात गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम रेस्क्यू के लिए पहुंचा। जहाज के चालक दल में 9 भारतीय भी शामिल थे। मालदीव के साथ संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 14 जनवरी को हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने लाल सागर में हुए समुद्री हमले पर चिंता जताई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गुवाहाटी शहर के अंदर से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जाने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन अगर फिर भी यात्रा निकाली गई तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे। पटना में अधिकारी की पिटाई को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का बोलबाला हुआ। पटना के रूपसपुर में 16 जनवरी की देर रात डोभी के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार सिंह की पिटाई कर दी गई। हमले में बुरी तरह घायल अधिकारी को पटना से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर किया गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए आज चुनाव होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी की तबीयत ठीक न होने की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया है।